अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है साकिब रफ़ीक और काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म से आपके सामने आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के किए गए सवालात की वीडियो का तीसरा सेशन लेकर मैं हाज़िर हूँ। मेरे साथ जॉइंटली ये प्रोग्राम चला रहे हैं रियासत चौधरी साहब, जो कि CEO हैं पीके मार्केटिंग के। वेलकम टू द शो रियासत साहब। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा ना सिर्फ ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बल्कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको और आपके अलावा बाकी दोस्तों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, ख़ास तौर पे जो हमारे क्लाइंट्स हैं पूरी दुनिया में, उनको पाकिस्तान की रियल स्टेट के हवाले से तमाम तर वीडियोज़ मिलती रहें। सेम टाइम मैं शुक्रिया अदा करूँगा उन लोगों का भी जो पाकिस्तान से हमारी वीडियोज़ को देखते और सराहते रहते हैं और हमारे पाकिस्तान के ऑफिस के थ्रू पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते रहते हैं। सिलसिला जो हमने शुरू किया था, बेसिकली ये ख़ास तौर पे ये वाला जो वीडियोज़ का सिलसिला है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से मुख्तलिफ़ सवालात के ऊपर किया था। बजाय इससे कि हम एक एक सवाल की इंडिविजुअल वीडियोज़ बनाएं, हम कुछ सवालात लेते हैं, उनको एक वीडियोज़ में ऐड करके हम आपके सामने एक्सपर्ट ओपिनियन को साथ रखते हुए, मेरी भी ओपिनियन साथ मिलाते हुए आपके सामने जवाब देते हैं। स्ट्रेट अवे चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ और जवाब देंगे रियासत चौधरी साहब। उसका सवाल है अली कमाल साहब का, न्यूयॉर्क से। सवाल करते हैं कि वाई नोबॉडी एट कैपिटल स्मार्ट सिटी रिस्पॉन्ड्स टू आवर ईमेल्स। ये सवाल पहले भी कुछ और लोग भी कर चुके हैं, अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये है जी कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर अगर ईमेल की जाए तो उसका जवाब एक लंबे अरसे तक क्यों नहीं दिया जाता, ख़ास तौर पे ये जो किस्तों वाले लोग होते हैं इंस्टॉलमेंट्स के लिए। रियासत साहब क्या जवाब देंगे आप इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जवाब सबसे तो देखें, पहली बात ये समझने वाली है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के इस वक्त तकरीबन 38,000 एक्टिव मेंबर्स हैं जो हर महीने हर क्वार्टर में अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं। तो अगर इनमें से अगर इंक्वायरी जनरेट हों, कोई ईमेल्स भी करते हैं, 38,000 तो ज़ाहिर नहीं करते होंगे, लेट से अगर कोई 10-12 हज़ार भी कर रहे हों, तो इतना बड़ा प्रेशर है उनके कॉल सेंटर के ऊपर कि अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड होता है आपके ईमेल का रिस्पांस करने के लिए। यहाँ पे भी हम ओवरसीज़ में भी देखते हैं, आप DVLA को कोई ईमेल करते हैं, आप इस तरह से किसी डिफरेंट डिपार्टमेंट जो कोई और होते हैं, वो भी आपको एक टाइम स्केल देते हैं कि आपका जो ईमेल है वो 2 हफ्ते के अंदर हम लोग रिप्लाई करेंगे या 3 हफ्ते के अंदर रिप्लाई करेंगे। तो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर स्मार्ट सिटी में है वो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते में ईमेल का रिप्लाई आता है। सम टाइम इससे भी ज़्यादा हो जाता है, देर हो जाती है, लेकिन उसका जो आसान तरीका, हम पहले भी कहते हैं, पीके मार्केटिंग हो या काजी इन्वेस्टमेंट हो, हम लोग ये कहते हैं कि आप ओवरसीज़ में बैठे हुए जो ऑथेंटिक डीलर हैं उनसे अगर आप सेल परचेज़ करते हैं तो वो ऑफिसेज़ रखते हैं पाकिस्तान में। जैसे हमारा ऑफिस है पाकिस्तान में, काजी इन्वेस्टमेंट का ऑफिस है पाकिस्तान में। हमारे ऑफिस फ़िज़िकली जाके आपकी जो इंक्वायरी है वहाँ पे उसको सॉल्व करवाते हैं, बजाय इसके कि आपकी ईमेल आती है, वो क्यू में लग जाती है, जब क्यू में उसका नंबर आता है तो फिर वो रिस्पॉन्ड होती है। तो इसलिए आप जो है अगर आसानी चाहते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि आप किसी अच्छे ऑथेंटिक डीलर के साथ, उसके साथ सेल परचेज़ करें, ताकि आपको इस तरह का कोई मसला ना आए। चलें जी, थैंक यू वेरी मच आपके जवाब का। मैं भी एक चीज़ ऐड कर दूं कि एक जो चीज़ इसमें प्रॉब्लमेटिक है या जो मसाइल को बढ़ा देती है वो है एक ही इशू के लिए 3 या 4 ईमेल्स करना। कोई भी क्लाइंट, मैं किसी क्लाइंट को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे क्लाइंट ने 2 हफ्ते बाद मैसेज किया है कि मैंने किस्त जमा करवाई थी, मैं 3 ईमेल्स कर चुका हूँ। जब मैं क्लाइंट से पूछता हूँ कि आप 3 ईमेल्स कर चुके हैं तो आपको कितना अर्सा गुजरा है, तो क्लाइंट बताता है जी मुझे 2 हफ्ते गुजरे हैं। अब आप खुद सोचें, अगर 2 हफ्ते में आप सेम इशू के ऊपर 3 ईमेल्स कर देंगे तो आप प्रॉब्लम को खुद ही बढ़ा रहे हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है उसको जवाब देना। अगला सवाल रियासत साहब, शायद वड़ाई साहब नॉर्वे से पूछते हैं। ये सवाल पहले बहुत दफ़ा हो चुका है, दोबारा उन्होंने नए अल्फाज में किया है और जवाब चाहते हैं। कहते हैं पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करें, नॉर्वे में क्यों इन्वेस्ट ना करें। दूसरे लफ्ज़ों में उनका सवाल ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो जहाँ जहाँ पे भी रहते हैं वो वहाँ पे क्यों ना इन्वेस्ट करें, बिलखसूस यूरोप और US, कनाडा में। मिडल ईस्ट का मामला डिफरेंट है, वहाँ पे तो नेशनैलिटी मिलती नहीं है। इन मुल्कों में चूँकि लोग नेशनल्स हैं, लोग इन मुल्कों को अपना मुल्क तस्वर करते हैं, खा ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, खा अमेरिकन पाकिस्तानी। क्या आप इनको जवाब देंगे, कैसे उन्हें कन्विंस करेंगे वाई दे शैल इन्वेस्ट इन पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ नॉर्वे? बिल्कुल, इसमें 2-3 चीज़ें। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो डेवलपिंग कंट्री है,
पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान में 22 करोड़ से 23 करोड़ के दरमियान आबादी है और सबके पास अभी हाउसिंग की सहूलतें नहीं हैं। हर जो फैसिलिटी है अभी हर बंदे के पास नहीं है। तो वो डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे इन चीज़ों की डिमांड मौजूद है। अब यूरोप में, यूके में जहाँ हम लोग रह रहे होते हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ है। यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट है, वो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। अगर 8% है तो 8% से 8.5 9 इसी दरमियान में रहता है। सो इसमें पोटेंशियल कम है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहे हैं। ये अपनी जो ग्रोथ है, जो अपनी डेवलपमेंट है, वो अटेन कर चुके हैं, अचीव कर चुके हैं। अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ, तो वो एक डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे अभी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। और उसके बाद जो हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, चूँकि डेवलपिंग कंट्री है तो उसके ऊपर वहाँ पे रिटर्न अच्छा खासा है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि ज़ाहिर है हम लोग पाकिस्तान से आते हैं, हमारी रूट्स पाकिस्तान में, तो एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है हमारी पाकिस्तान के साथ। ज़ाहिर है हमारी, अगर जो ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, पैसों के लिए करते हैं, साथ उनकी ख्वाहिश ये भी होती है कि हमारे आने वाली नस्लें, जो हमारे जो बच्चे हैं, उनका एक लिंक बरकरार रहे पाकिस्तान के साथ। तो ये सेंटिमेंटल अटैचमेंट के अलावा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा है, ना कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में। बड़ा अच्छा जवाब दिया जी आपने। एक चीज़ मैं और भी ऐड करता चलूँ कि जो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के अंदर 100 यूरो या 100 पाउंड महीने की ऑप्शन है, ऐसी कोई ऑप्शन मुझे आज तक यूके में या यूरोप के अंदर कहीं नहीं मिली। मैं ख़ुद यहाँ का रहने वाला हूँ। तो आपको 50-100 पाउंड महीना, 50-100 यूरो महीना की एक ऑप्शन मिल जाती है, जो शायद आपका टेलीफोन कॉन्ट्रैक्ट का बिल हो सकता है, शायद एक एक्स्ट्रा डिनर हो सकता है वीक का या महीने का। वही पैसे आप लगा देते हैं पाकिस्तान के अंदर, कल वो एक बड़ी रकम बन के आपकी सेविंग बन जाते हैं। बिल्कुल, मैं मिसाल दे देता हूँ। जैसे अपार्टमेंट्स होते हैं पाकिस्तान में, अब 15,000 पाउंड या यूरो का अपार्टमेंट आपको पूरे यूके यूरोप में नहीं मिलता, और पाकिस्तान में ये आपको 15,000 का अपार्टमेंट 3 साल को किस्तों पे मिलता है। सो इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट और क्या हो सकती है कि इस तरह की थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आप इन्वेस्ट करते रहें और वन ऑफ आप इसको सेल करके प्रॉफिट निकालें। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, आपकी जो सेविंग्स हैं वो इन्वेस्टमेंट की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अगला सवाल है जी हमें मिस शाहीना फ्रॉम स्कॉटलैंड, और इसका जवाब भी हम रियासत साहब से लेंगे। वो कहती ये हैं कि वाई द रीसेल मार्केट ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी इज़ कम्प्लीटली डेड एज़ कम्पेयर टू मैनी अदर प्रोजेक्ट्स इन इस्लामाबाद। द रीसेल मार्केट हैज़ नो प्रॉफिट्स, यानी कि वो सादे लफ्ज़ों में ये कह रही हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में उन्होंने कोई 5-10 मरले का रिहायशी प्लॉट लिया हुआ है, और वो कह रही हैं कि रीसेल मार्केट कोई नहीं है, बड़ी स्लो है। 3-4 साल गुजर गए हैं प्रोजेक्ट को, तो अभी तक कुछ अच्छा रिटर्न नहीं मिलता एज़ कम्पेयर टू, मैं किसी और सोसाइटी का नाम नहीं मेंशन कर रहा, उन्होंने कुछ कहा हुआ है, कोई 2-3 नाम। इस पे आपका क्या जवाब है? आपने सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी के लिए काम किया है, व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स? देखिए, स्मार्ट सिटी और बाकी जो सोसाइटीज़ में सबसे पहले समझने वाला फ़र्क ये है कि स्मार्ट सिटी एक सिटी था और नए सिरे से ये शहर आबाद होना था। स्मार्ट सिटी है, ये पूरा एक नया विजन था। स्मार्ट सिटी था, पाकिस्तान का पहला स्मार्ट सिटी था जिसकी बुनियाद ज़ीरो से रखी गई है, और जो अभी 3 साल की डेवलपमेंट है उसके मुताबिक अभी सब लोगों को पोजेशन मिलना शुरू हुई है। तो आप अभी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी वो भी पहले स्टेप के ऊपर है, जहाँ पे एक रीज़नेबल अमाउंट आ रही है प्रॉफिट की। अब अगली स्टेज जो है 3 से 5 साल का पीरियड, 3 साल आपके गुजर गए, जो अगले 2 साल का पीरियड है ये प्रॉफिट बनाने वाला पीरियड है। ये वो टाइम है जब वहाँ पे जो विलाज है वो कंप्लीट हो चुके होंगे, कमर्शियल जो मार्केट है वो कंप्लीट हो चुकी होगी, और इसके अलावा पोजेशन मिलने के बाद लोगों के घर बनना शुरू हो चुके हैं। अब पोजेशन जो ही मिली है, अब लोग घर बनाना शुरू करेंगे। तो अब टेक ऑफ पोजीशन पे है प्रोजेक्ट। जो आप बाकी कंपेयर कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स के साथ, प्रॉफिट होपफुली इंशाअल्लाह ताला प्रॉफिट उससे अच्छा बनेगा, लेकिन जो टाइम स्केल था उस टाइम स्केल के अंदर प्रोजेक्ट ने टेक ऑफ किया है, और अब भी आगे जाके अगले 2 साल में इसमें प्रॉफिट बनेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका जी। अगला सवाल है दिलनवाज साहब का बर्मिंघम से, कहते हैं CDA एंड RDA के अंदर क्या फ़र्क है? CDA और RDA के फ़र्क को एक्सप्लेन करें कि क्यों CDA के प्लॉट्स जो हैं वो महंगे हैं, RDA के प्लॉट सस्ते हैं। वेल तमाम केसेस में तो ऐसा नहीं है बहरहाल। और वेयर शैल आई इन्वेस्ट, तो उनका सवाल बेसिकली जो है वो मैं समझ सकता हूँ, वो ये है कि CDA और RDA के जो प्लॉट्स हैं इनकी प्राइसेस में वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। क्या हम CDA के अंडर जो सोसाइटियाँ आती हैं सिर्फ वहाँ पे इन्वेस्ट करें, या RDA? देखिए CDA और RDA का जो नाम है उसी के अंदर आपके सवाल का जवाब है। ये सिर्फ टेरिटरी के डिफरेंस की वजह से चेंज हो जाता है नाम,
कि जो प्लॉट्स या जो सोसाइटियाँ इस्लामाबाद की टेरिटरी में आती हैं वो CDA के अंडर आती हैं, उनकी NOC देने वाली अथॉरिटी CDA है, और जो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आती हैं उनकी NOC जो है वो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर है। बाज़ औक़ात बाज़ सोसाइटियाँ ऐसी भी होंगी जो RDA के अंडर आती होंगी लेकिन वो बहुत महंगी होंगी, और उनके मुकाबले में कोई एरिया जो नया CDA का एरिया है, नए प्लॉट्स हैं CDA के अंडर, हो सकता है वो RDA के प्लॉट से कम हो, सस्ते हो। तो ज़रूरी नहीं कि इस C और R के फ़र्क के साथ प्लॉट की प्राइस नीचे चली जाती है। बहरहाल आपके बात में वज़न है किसी हद तक। जो CDA अपने सेक्टर लेके आता है, जो CDA ख़ुद अपनी लॉन्च देता है, वो CDA के अपने प्लॉट्स ने कहा जाता है, वो जब भी आए हैं देखा गया है कि उनकी मांग बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो F7 है, F6 है, G है, F10 है, F11 या इस तरह से नए जो सेक्टर कल को आने की उम्मीद है। तो CDA के प्लॉट्स चूँकि मुख्तसर कोटा होता है, एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो अक्सर महंगे होते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल सोसाइटियों को देखें तो सोसाइटियाँ चाहे RDA के अंडर आती हों चाहे CDA के अंडर आती हों, वो डिपेंड करता है कि सोसाइटी की लोकेशन क्या है, उस सोसाइटी को कितना अच्छा डिलीवर किया गया है, उस सोसाइटी को बनाने वालों ने वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ दी हैं, और उसकी मार्केट को, उसकी मार्केटिंग को कितना अच्छे तरीके से लेकर चले हैं। ये चीज़ें डिटरमिन करती हैं उसकी प्राइसेस को, ना कि C या R का जो लफ्ज़ है ये करता है। होप आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल है जी जाहिद ख़ान साहब का उम्मान से। मैं इसके ऊपर रियासत साहब आपका भी फ़ीडबैक लूँगा। जाहिद साहब ने कहा है जी कि स्मार्ट सिटी के प्लॉट्स रेडी हैं। मेरे ख्याल में इनका जो है, इन्होंने हमारी वीडियो का भी जिक्र किया हुआ है, हम लोगों ने इस पर एक वीडियो बनाई थी कि पोजेसन के लिए ओवरसीज़ फ़ेज़ 1 के तमाम सेक्टर्स, तमाम एरियाज़ रेडी हैं। तो इनका कहना ये है कि मगर पोजेसन के लिए कोई सहूलियात नहीं है। देखें, मैं आपके सवाल को बड़ी अच्छी तरह से समझ गया हूँ। आपका कहने का मतलब ये है कि हम आपको कह रहे हैं कि ओवरसीज़ फ़ेज़ 1 के अंदर A B C D E F G जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, सारे सेक्टर्स रेडी हैं। लेकिन आपका सवाल का कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर कोई स्कूल अभी रेडी नहीं है जो कि ऑपरेशनल हो, कोई वहाँ पर डिस्पेंसरी नहीं है ऑपरेशनल, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई वहाँ पर शॉप्स नहीं है, कोई बाकी सहूलियात नहीं है। जो हम आप लोगों को पोजेसन दे रहे हैं वो हम सिर्फ आपको घर बनाने के लिए पोजेसन नहीं दे रहे, एट द सेम टाइम हम कमर्शियल प्लॉटों की भी पोजेसन दे रहे हैं। वहाँ पे सैकड़ों लोग अब अपने प्लाजाज बनाएंगे, वहाँ पे अब बहुत से लोग, बहुत से डॉक्टर्स हजरात आएंगे जिनके पास 4 मरले का कमर्शियल होगा, वो उसको 3 स्टोरी या 4 स्टोरी बनाकर उसमें अपना हॉस्पिटल ले आएंगे, छोटा सा अपना क्लिनिक ले आएंगे। तो अब ये अमल जो है बेसिकली पोजेसन ऑफ़र करना जो है अब अगली बुनियादी सहूलियात देने का अमल है। जहाँ तक ताल्लुक़ है बिजली का, पानी का, जो बुनियादी ज़रूरियात आपको वहाँ पे अपना घर शुरू करने के लिए चाहिए वो आपको दी जा रही हैं। रियासत साहब, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये पोजेसन तो स्टार्ट है सेटलमेंट का, अभी ये तो स्टार्ट है, ज़ाहिर है अभी पोजेसन मिली है, अभी तो ये सारी एक्टिविटी अभी स्टार्ट होनी है। बेसिक फैसिलिटीज़, आपके प्लाट तक आपकी रसाई, आपको पानी वहाँ पे मौजूदगी, ये जो कंस्ट्रक्शन के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा कुछ मौजूद है वहाँ पे। और जो प्रोजेक्ट की तरफ से जो चीज़ें बननी थी, मिसाल के तौर पे स्कूल की बिल्डिंग, मस्जिद की बिल्डिंग, ये तो बना दी गई है, और जो कमर्शियल मार्केट है वो भी बनाया जा रहा है। 300 विलास भी की तैयारी के मराहिल में है। अब बाकी जो सारी फैसिलिटीज़ है ये लोगों के आबाद होने के साथ साथ ये आएंगी। तो ये चीज़ें सारी अब अगला जो ये पे 1 साल है इसके अंदर आपको होती हुई नज़र आएंगी। जब वहाँ पे घर बनना शुरू होंगे, एक्टिविटी वहाँ पे जनरेट होगी, एक्टिविटी जनरेट होगी तो ऑब्वियसली जो वहाँ पे मार्केट्स हैं, शॉप्स हैं, वो बनना शुरू होंगी। तो ये चीज़ें सारी एक दूसरे से अटैच है। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा जाके वहाँ पे एक प्लाजा खड़ा करके शॉप खोल के बैठ जाए जबकि वहाँ पे कोई आबादी नहीं है। ये चीज़ें अटैच हैं एक दूसरे से। तो जब घर बनना शुरू होंगे साथ कमर्शियल एक्टिविटी भी खुद ब खुद ही शुरू हो जाएगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा बहुत से सवालात हैं, हम लोग भी ज़ाहिर है वीडियो को ज़्यादा तवील नहीं करते। हमारी कोशिश होती है कि हम वीक में एक वीडियो जो है आपके प्योरली आपके ओवरसीज़ के सवालात के ऊपर लेकर आएँ। चूँकि हमारा ये प्रोग्राम बहुत फेमस है, बहुत से लोग इसको आगे शेयर भी करते हैं, बाज़ लोग हमें इसके ऊपर प्राइवेट मैसेज भी करते हैं, कॉल्स करके शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, कोई भी सवाल है आपका पाकिस्तान के रियल स्टेट के हवाले से, या अगर आप पाकिस्तान में भी रहते हैं और आप जानना चाहते हैं मज़ीद पाकिस्तान की रियल स्टेट के हवाले से, तो आप मुझसे और रियासत साहब से इस प्लेटफॉर्म से पूछ सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।